अपनी डपली अपना राग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। सोनभद्र में एनडीए के सहयोगी दल एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने विवादित बयान दे दिया है। राजभर ने कहा, सोनभद्र के चारों विधायक और मंत्री लखनऊ सदन में विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। इसके बाद ओपी राजभर ने खुलेआम नारा लगवाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब उनसे सफाई मांगी गई और पूछा गया कि ये नारा तो कभी नक्सली लगाया करते थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा नक्सली कौन होगा। राजभर की इस बयानबाजी के बाद सियासत काफी गर्म हो गई है। एसपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने ओपी राजभर पर केस दर्ज करने की मांग कर दी है। सोनभद्र से जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, यहाँ से जाने के बाद कब्जा मत करिए। अभी इसके लिए कानून बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इसको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। यही नारा तो जो है, यही नारा तो नहीं बोल रहा है, यही नारा तो कभी भड़क रहा है। यही नारा तो कभी नक्सली दिया करते थे। नक्सलवाद की तो इसी राह पे चलती थी। एक शब्द बहुवरत थी तो शोभा के है। पहले समझिए हमारा नारा इशारा कहाँ है। जो गरीब जहाँ बसा है उसको उजाड़ा जा रहा है। हमारा इशारा वहाँ है कि फैक्ट्री लगाने थोड़ा जाएंगे। यहाँ जितने लोग किसी से पूछिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लेगा, कोई प्लाट बेचने के लिए लेगा। कहा ये बेचारा अपनी जहाँ बसा वही बचा ले, यही बहुत है। आप लोग दूसरा बाल का खाल निकाल। यही नारा तो नक्सलियों का भी तो था। यही नारा नक्सली भी तो नक्सली की बात करते हो, हमसे बड़ा नक्सली के हम। सबसे पहले तो ओपी राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से नारा लगवाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वहीं पर भाजपा के चारों विधायकों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में आपके चारों विधायक विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। वहीं ओपी राजभर ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि मुझसे बड़ा नक्सली कौन है। इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने कहा है कि ओपी राजभर जैसे लोग हमेशा इस तरह का विवादित बयान देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बात कही है कि बीजेपी का कोई भी विधायक लखनऊ दिल्ली जाकर विकास की बात नहीं करता, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी विकास का काम नहीं कर रही है। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि उनसे बड़ा नक्सली कौन है, तो मैं कहना चाहूंगा सत्ता में बैठे लोगों से कि इस बयान पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं और इस तरह का उलूल जुलूल बयान दे करके लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग जल्दी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस मामले पर 7 महीने पहले यानी फरवरी से ही राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से बातचीत करके 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट को लेकर सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि प्रारूप पर सहमति बन जाने के बाद अगले 5 साल विधानसभाओं के कार्यकाल चुनाव को एक देश एक चुनाव हिसाब से एडजस्ट करने में लग जाएंगे। सब कुछ नियोजित ढंग से चला तो 2029 के चुनाव एक वक्त पर एक साथ कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव के मद्देनजर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। हालांकि लॉ कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में तमाम जो हितधारक हैं उनसे 7 महीने पहले यानी कि फरवरी में ही बैठक कर ली गई थी। इससे पहले 21वीं विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस BS चौहान ने कहा था कि एक देश एक चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट को पूरा कर लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन 22वीं विधि आयोग के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी के द्वारा इस मामले में तमाम ग्राउंड वर्क रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और ये माना जा रहा है कि कुछ संविधान में संशोधन करके इस पूरे मामले में जो खाका लॉ कमीशन की तरफ से तैयार किया जाएगा, उसके बाद ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा।
सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक लॉ कमीशन की जो तैयारी है एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर वो लगभग पूरी कर ली गई है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले 2029 के चुनाव में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया पर सरकार अपना काम शुरू कर सकती है। मिशन 24 को लेकर बीजेपी मेगा प्लान तैयार कर रखी है। खास वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। महिला और दलित वोटर्स को साधने का बीजेपी का प्लान है। लखनऊ ऑफिस में बीजेपी की बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में हो रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री के साथ सांसद विधायक भी मौजूद हैं। महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाए। उससे देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया है। मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे को आज अहम बैठक आयोजित की गई है और इसमें दलित वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की है। और इस बैठक में आप देख सकते हैं जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो मौजूद हैं। सांसद आप देख सकते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ब्रजलाल जी मौजूद हैं, मिथिलेश कुमार मौजूद हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद है। आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल दलित वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सेंध लगाया जाए और यही वो वजह है कि बीजेपी आज एससी मोर्चा की बैठक कर रही है। और इस बैठक में सभी जो एससी सांसद हैं, राज्यसभा के विधायक हैं, उनको बैठक में बुलाया गया है। योगी सरकार में जो मंत्री हैं वो इस बैठक में बुलाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, गुलाब देवी हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, असीम अरोड़ जी हैं। ये सभी जो योगी सरकार के मंत्री हैं, एससी बिरादरी से आते हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 2024 के चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधा जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जाए। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। मिशन 2024 में बीजेपी पश्चिम यूपी को बड़ी चुनौती मानकर चल रही है। 2019 की गलतियों से सीख लेते हुए पार्टी इस बार वेस्ट यूपी पर खास फोकस बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत में ही पार्टी की जाट गुजर बाहुल्य जिलों में पैनी नजर है। संगठन से लेकर कार्यकर्ता तक को तैयार किया जा रहा है और इसी कड़ी में पार्टी पश्चिम क्षेत्र के 14 जिलों में नगर निगम, नगर पंचायत और निकायों तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रही है। यूं तो सूरज हर दिन पूरब से उगता है, लेकिन बीजेपी ने विजय का सूर्योदय पश्चिम से कराने की ठान ली है। ये तस्वीरें उसी का सबूत हैं। 4 नगर निगम के मेयर, 182 पार्षद और हजारों पदाधिकारी। ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें बीजेपी ने पश्चिम किले की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्यक्ष या परोक्ष, लेकिन ये सारी रणनीति 2024 की किलेबंदी को लेकर है, जिसमें बीजेपी का सीधा सामना अखिलेश जयंत की जोड़ी से होगा। हमारी सरकार चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है। सामान्य वर्ग तो भाजपा के साथ है ही, लेकिन अगड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित की अगर त्रिवेणी कहिए तो वह भारतीय जनता पार्टी है। देश में 52 करोड़ से अधिक बैंक में खाते खोलने का काम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत
माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 66 सीटें यूपी से जीती थी और सिर्फ 14 सीटों पर हार मिली थी। अब इन्हीं हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति पर काम करने के लिए बीजेपी का ये जमावड़ा मेरठ शहर में हुआ, जिसमें दूसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे तो पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। 14 सीटें ऐसी हैं जो जहां हमारे माननीय सांसद नहीं है। हम लोगों ने संगठनात्मक दृष्टि से अपने संगठन के काम, संगठन का दुरुस्तीकरण और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो हारी सीटें जीती थी 14 वो भी जीतेगी और जो 66 हमने पिछली बार जीती थी वो भी जीतेंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश की 100% सीटें जीतेगी। पश्चिमी यूपी में कुल 27 सीटें आती हैं। इनमें से 19 पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 4 सीटें एसपी बीएसपी के खाते में गिरी थी। बीजेपी की रणनीति 2024 में इन हारी हुई 8 सीटों को भी अपनी झोली में डालने का है, ताकि इंडी गठबंधन को पूरब से पश्चिम तक खदेड़ा जा सके। बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को विजय युद्ध में उतार दिया है, जबकि दूसरी तरफ जयंत और अखिलेश के खिलाड़ी भी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पश्चिम में किसकी विजय का सूर्योदय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले में 4 अक्टूबर को फैसला आएगा। 4 अक्टूबर को फैसला आएगा कि अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच का आरोप चलता रहेगा या अब्बास आरोप मुक्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि मऊ सदर सीट से एसपी के विधायक अब्बास अंसारी के ऊपर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का मामला दर्ज है, जिसमें मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इस केस में अब्बास अंसारी के वकील द्वारा हेट स्पीच के मामले में अपराध मुक्त के लिए याचिका दाखिल की गई थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट श्रीता चौधरी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 4 अक्टूबर को अगला फैसला आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। ये संकल्प सप्ताह 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदलती है। कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में पोंजी स्कीम में फंसे लोगों को राहत भरी खबर मिल रही है, क्योंकि योगी सरकार भारी मुनाफा का झांसा देने वाली फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसेगी। योगी सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब कमिश्नर 25 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेंगे। इससे ज्यादा की राशि के मामले में एसीएस स्तर के अफसर सुनवाई करेंगे।
पोंजी स्कीम में फंसे लोगों को एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी। उसमें सबसे जो अहम प्रस्ताव है वो पोंजी स्कीम से आम लोगों को राहत दिलाने का प्रस्ताव है। इसमें सीधे तौर पर 25-25 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कोई फ्रॉड होता है तो प्रमुख सचिव स्तर के अफसर जांच करेंगे और नियम यह भी बनाया गया है कि 25 लाख तक की जांच कमिश्नर करेंगे और जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। यानी कि अब ऐसे मामलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। यही नहीं, कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में सीधे तौर पर जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें 1000 नई रोडवेज बसें खरीदी जाएंगी। बनारस, अयोध्या और नैमिष में हेलीकॉप्टर सुविधा संचालित की जाएगी। मोटे अनाज की खरीद की नियमावली भी तय हो गई है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। सीएम योगी ने 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल जल्द से जल्द खोलने को कहा है और यहां पर प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी। इसमें स्मार्ट क्लास के साथ साथ ही रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग सेंटर जैसी सुविधाएं देने और मॉड्यूलर लैब बनाने आदि के निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले जाएं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा रहेंगी, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग की भी सुविधाएं रहेंगी। यही नहीं, प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक की कक्षाएं भी इन स्कूलों में संचालित की जाएंगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला आर्मी स्कूल वृंदावन में खुलने जा रहा है। साध्वी रितंभरा के वात्सल्य ग्राम स्थित समविद गुरुकुलम में ये खुलेगा और इस स्कूल के खुलने के साथ ही अब देश में लड़कियों के लिए 6 सैनिक स्कूल हो जाएंगे। यहां पर पढ़ाई के साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी मिलेगी। इसके बाद लड़कियों का सेना में जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। गुरुकुलम ने 2020 में स्कूल को सैनिक स्कूल में बदलने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी से सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद मान्यता मिल गई है। संविद जो है वो सैनिक स्कूल निश्चित हुआ है। भारत सरकार ने बहुत थोड़े से विद्यालयों को निश्चित किया था सैनिक स्कूल बनाने के लिए। हमारा नालागढ़ में भी बेटों का स्कूल सैनिक स्कूल हुआ और मथुरा वृंदावन में संविद गुरुकुलम भी सैनिक स्कूल हुआ। ये इस क्षेत्र के लिए भी पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है कि ये बेटियों का सैनिक स्कूल निश्चित हुआ है।